हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं राम बाबू सर। पुनः हम आपको होली के बाद आज पुनः लाइव क्लास लेकर आए हैं, लेकिन आज किसी कारणवश लाइव क्लास नहीं हो पाएगा, तो आज हम वीडियो को रिकॉर्ड करके आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। कारण नेट का वायरिंग थोड़ा नहीं हो पाया है, इसी कारणवश। फिर 1-2 क्लास के बाद आपका लाइव क्लास होगा। टाइम यही है 11 से 12, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे पार्ट 1 का बैच है। इस बैच में आज हम आप लोग को शुरू करने जा रहे थे त्रिगोनोमेट्री। जो त्रिगोनोमेट्री सभी यूनिवर्सिटी को पेपर फर्स्ट में पढ़ना था। त्रिकोणमिति हम लोग 11-12 में भी पढ़ा होगा, लेकिन ऑनर्स में त्रिकोणमिति से 2 क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। पर ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन आर। अगर संभव हो तो आप बुक खरीदोगे। लालजी प्रसाद का अच्छी किताब है। अगर लालजी प्रसाद ना मिले तो भारतीय पब्लिकेशन का बुक आती है, दास गुप्ता। इन दोनों में से कोई एक बुक खरीद लेना। क्लियर? त्रिकोणमिति में हम आपको आज पहला चैप्टर बताने जा रहे थे, जिस चैप्टर का नाम है डी माइवर्स थ्योरम। वहीं पर है। तो आज तो लाइव क्लास नहीं हो पाया बाबू, किसी कारणवश तो नेट का वायरिंग नहीं हो पाया था। तो आज हम आप लोग को वीडियो रिकॉर्ड करके आपको ग्रुप में भेज रहे हैं। फिर किसी को दिक्कत होगा आप कमेंट करोगे व्हाट्सएप के माध्यम से। त्रिकोणमिति में आज पहला क्लास है, तो सबसे पहले आज हम आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट बता दें और त्रिकोणमिति में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, यह चैप्टर है हम लोग को पहला चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है डी माइवर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। यानी पहला चैप्टर है डी माइवर्स थ्योरम। इसके बाद एक चैप्टर पढ़ना था ग्रीगोरी सीरीज। इसके बाद एक चैप्टर पढ़ना है कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट। इसके बाद एक चैप्टर पढ़ना है हाइपरबोलिक फंक्शन। इसके बाद एक चैप्टर है रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर। और बाद में एक चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है समेशन ऑफ सीरीज। इतने चैप्टर हम लोग को त्रिकोणमिति में पढ़ना था, लेकिन जिस बंधु का अगर मगध यूनिवर्सिटी हो या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है या यह 2 यूनिवर्सिटी में सिर्फ हम लोग को 2 ही चैप्टर पढ़ना था, हाइपरबोलिक फंक्शन और एक चैप्टर है रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर। मात्र यही 2 चैप्टर पढ़ना था, हाइपरबोलिक और रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर। शेष यूनिवर्सिटी में यह सभी चैप्टर पढ़ना है। लेकिन अगर आप मान लो अगर हाइपरबोलिक फंक्शन भी पढ़ते हो तो हाइपरबोलिक फंक्शन में डी माइवर्स थ्योरम और ग्रीगोरी सीरीज का यूज होता है। तो हाइपरबोलिक भी पढ़ने के लिए आपको डी माइवर्स थ्योरम का, ग्रीगोरी सीरीज का
जानकारी होना चाहिए। क्लियर? तो आज पहला क्लास है बाबू। यह पार्ट 1 का जो टाइम हुआ 11 से 12 लाइव क्लास, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और कल के डेट में पार्ट 2 का बैच है। सेम यही टाइम है 11 से 12। जो कल नया बुक शुरू करेंगे वह हम आपको बता देंगे, जो पार्ट 2 का छात्र है। तो आज हम आप लोग को यही चैप्टर शुरू करने जा रहे थे, डी माइवर्स थ्योरम, और उसको कैसे आप अप्लाई करोगे। लेकिन डी माइवर्स थ्योरम पढ़ने से पहले हम आपको आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं जहां यूज होता है। क्लियर? कारण कि ऑनर्स का मतलब ही होता प्रतिष्ठा। अगर आप जिस विषय से ऑनर्स कर रहे हैं ना, उस विषय पर जबरदस्त पकड़ होना चाहिए, और हम प्रयास करेंगे आपको हम अपने से बेहतर बनाने का। तो आप बने रहे मेरे साथ। जहां कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना व्हाट्सएप के माध्यम से, वॉइस कॉल के माध्यम से। क्लियर? देखो, आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता, जो डी माइवर्स थ्योरम में यूज होता है। आपने पढ़ा होगा 11 में अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में एक चैप्टर पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। याद करो, कॉम्प्लेक्स नंबर। और 11 में ही आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में एक चैप्टर पढ़ा होगा क्वाड्रेंट। इसका हिंदी होता पाद। तो हम आपको आज 0 से शुरुआत कर रहे हैं। डी माइवर्स थ्योरम में जिस फार्मूला का यूज होता, वह फंडामेंटल चीज हम आपको आज बताने जा रहे थे। तो जहाँ किसी को भी डाउट हो तो आप कमेंट करोगे। लेकिन आज तो लाइव क्लास नहीं है बाबू, जो आप फेस टू फेस हमसे शेयर कर सकते हो। कारण आज नेट का वायरिंग नहीं हो पाया है, इसीलिए 1-2 क्लास आपको रिकॉर्ड करके हम आपको ग्रुप में शेयर करेंगे। लेकिन 1-2 दिन के बाद पुनः लाइव क्लास हो जाएगी। बैच का टाइम यही है बाबू, 11 से 12। क्लियर? अब बताओ, आज हम आपको बताने जा रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा था त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में एक चैप्टर पढ़ा हो, तो हम वहां से शुरुआत करते। आज पहला क्लास है इसलिए। लेकिन बिना बताए, बिना पढ़ाए हम आपको आज दे रहे हैं होमवर्क में। अगर आप 11 और 12 में पढ़ा है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में बहुत सा फार्मूला पढ़े होंगे। फार्मूला का मतलब आपने पढ़ा था कंपाउंड एंगल, मल्टीपल, सब मल्टीपल, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। और 12 में पढ़ा होगा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। उस फार्मूला का यूज होता है। तो आप वह फार्मूला सब थोड़ा देख लेना होमवर्क में। क्लियर? याद करो ना, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी पढ़ा होगा। त्रिकोणमिति में कोई भी चैप्टर पढ़ा था आपने, तो अगला सभी फार्मूला साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी से ही निकला था। तो वह साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी आपने 11 में पढ़ा होगा, प्रूफ भी।
अभी आपको काइंडली रिक्वेस्ट है कि फार्मूला थोड़ा देख लेना होमवर्क, कारण कि हम लोग ऑनर्स को पढ़ रहे हैं, तो ऑनर्स में 11-12 के फार्मूला का यूज होता है। फिर जहाँ क्वेश्चन में जो फार्मूला आएगा उस फार्मूला को हम बारीकी से आपको समझाएंगे, लेकिन अभी होमवर्क में दे रहे हैं 11-12 में जो फार्मूला पढ़ा होगा उस फार्मूला को देख लेना। क्लियर? देखा जाए, आपने पढ़ा था एक चैप्टर त्रिकोणमिति में, इसका नाम है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का हिंदी होता पाद। क्वाड्रेंट किसे कहते भाई बाप? तो आपने पढ़ा होगा यहाँ पर कि मान लो यह एक नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, मान लो यह बीच में 0 है और 0 से अगर आगे जाओगे तो राइट और आगे जाओगे तो प्लस होगा, और 0 से अगर पीछे जाओगे तो लेफ्ट यानी माइनस होगा। कहीं ना कहीं अंत होगा, यह माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। क्लियर? मान लो यह एक संख्या रेखा है, बीच में 0 से जितने आगे +1 उतने पीछे -1, जितने आगे +2 उतने पीछे -2, इस तरह से बढ़ते गए बहुत सा वैल्यू होगा प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। दुनिया में जितने नंबर है सभी नंबर यह माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच होगा। बहुत टाइप्स का नंबर होता, लेकिन दुनिया में जितने नंबर है सभी नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, संख्या रेखा पर लिख सकते हो। क्लियर? तो यहाँ क्वेश्चन आता है, यह इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का परिभाषा होता है कि इन्फिनिटी इट इज नॉट ए नंबर बट इट इज ओनली फॉर सिंबल, प्लस इन्फिनिटी इज द मैक्सिमम वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी इज द मिनिमम वैल्यू। इससे कम और इससे ज़्यादा कोई संख्या हो ही नहीं सकता। जो भी संख्या होगा इसके बीच में लाइज करेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखो कि मान लो यह एक प्लेन है, इस प्लेन को अगर हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं, यह एक प्लेन है, इस प्लेन को इस तरह से 4 भाग में डिवाइड किया, थोड़ा ध्यान देंगे तो मान लो यह भी एक नंबर लाइन है, यह भी एक नंबर लाइन है, तो मान लो यह बीच में 0 है और 0 से आगे होगा, इसको कह दिया x, इसको कह दिया x है। यह भी एक संख्या रेखा, बीच में 0 अगर ऊपर होगा तो मान लिया y और यह y डैश। थोड़ा ध्यान देना बारीकी से। मान लो यह एक सर्किल है, इस सर्किल का एंगल होता है 360 डिग्री। अगर इस 360 डिग्री को अगर 4 से डिवाइड करोगे, अगर 4 भाग में डिवाइड करोगे तो कब खुद से कितना होगा? 90 डिग्री। और हम लोग जानते थे अगर 2 लाइन के बीच अगर 90 डिग्री का कोण होगा तो दोनों रेखा एक दूसरे पर लंब होगा, मचोरी परपेंडिकुलर। क्लियर? तो मान लो यह एक प्लेन है, इस प्लेन को अगर हम 4 भाग में डिवाइड किया, यह 90 का कोण बन गया। यह जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यह हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता एक्स एक्सिस, और यह जो वर्टिकल लाइन है इसको कहा जाता वाई एक्सिस, और यह O इज द ऑरिजिन। क्लियर? हम यहाँ लिख रहे हैं यह x डैश O x इज कॉल कहा जाता x एक्सिस, y O y डैश इज कॉल y एक्सिस, एंड
यह O इज द ऑरिजिन। ऑरिजिन का हिंदी होता मूल बिंदु। इसका मतलब यह जो O ऑरिजिन है ना, ऐसा वैल्यू है यहाँ पर x का मान भी 0 और y का मान भी 0, यानी ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 और 0 लेते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब नियामक अभी मैं डिस्कस करूँगा। तो आज पहला क्लास है। डी माइवर्स थ्योरम पढ़ने से पहले जो आप 11-12 में पढ़े हो बेसिक कॉन्सेप्ट, वह सारा चीज़ आज बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि डी माइवर्स थ्योरम जब शुरू करें तो कौन सा फार्मूला कहाँ से आया, कैसे होगा, वह व्हाट हैपन आपके अंदर ना होगा। वही कॉन्सेप्ट हम आपके अंदर जगा रहे हैं, वह जोश जुनून पैदा कर रहे हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन को देखो और बना डालो। क्लियर? और हम प्रयास करेंगे अपने से बेहतर बनाने का। थोड़ा मेहनत का ज़रूरत है भैया, थोड़ा मेहनत कीजिएगा मेरे साथ। और जहाँ कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना। यह जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको कहा जाता एक्स एक्सिस। यह जो वर्टिकल लाइन है इसको कहा जाता वाई एक्सिस, और यह O इज द ऑरिजिन। क्लियर? अब बताओ, यह जो एक संख्या रेखा है, अभी मैंने बताया था नंबर लाइन के बारे में। तो मान लो बीच में यह 0 है और 0 से आगे जाओगे तो राइट, 0 से पीछे जाओगे तो लेफ्ट, और राइट का मतलब पॉजिटिव, लेफ्ट का मतलब निगेटिव। अगर यह एक नंबर लाइन है, अगर बीच में 0 है, 0 से अगर ऊपर जाओगे तो एबव, और 0 से नीचे जाओगे तो बिलो। एबव का मतलब पॉजिटिव और बिलो का मतलब निगेटिव। इससे यह क्लियर हो गया कि अगर यह एक्स एक्सिस है, अगर बीच में यह O ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन से अगर इसके तरफ जाओगे, इधर क्या कहोगे, इधर x का मान ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी आप कह सकते हो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x एक्सिस। अगर मान लो जब ऑरिजिन से पीछे जाते हो, लेफ्ट जाओगे, तो इधर माइनस होगा, यानी इधर की तरफ x का वैल्यू होगा, इसको कह सकते हो निगेटिव वैल्यू ऑफ x एक्सिस। क्लियर? मान लो यह एक नंबर लाइन है, अगर बीच में 0 है, 0 से ऊपर जाओगे इधर हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y एक्सिस, और 0 से अगर नीचे जाओगे इसको कहेंगे निगेटिव वैल्यू ऑफ y एक्सिस। इससे यह निष्कर्ष निकला, अगर इधर डैश नहीं है इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू, और डैश का मतलब निगेटिव वैल्यू, तो आप यहाँ से OX, अगर ये x पर डैश नहीं है इसका मतलब समझिएगा ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x एक्सिस। क्लियर? यह O और x डैश है, डैश का मतलब निगेटिव साइन, इसका मतलब ओनली फॉर निगेटिव वैल्यू ऑफ x एक्सिस। क्लियर? तो इसी को कह दिया कि यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है। किधर x का मान पॉजिटिव होगा, किधर y का मान पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा। क्लियर हो गया? क्लियर? चलिए, अब मान लो कि यह एक प्लेन है, इस प्लेन को अगर हम 4 भाग में डिवाइड किया इस तरफ से, तो एक चीज तो जानते थे बाबू कि x एक्सिस पर सिर्फ x का वैल्यू y नियामक 0, y एक्सिस पर सिर्फ y का वैल्यू x नियामक 0। नियामक मतलब कोऑर्डिनेट। अगर यह x एक्सिस है
तो एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक्स का वैल्यू वाई का मान 0। तो आप कह सकते हो बाबू कि वाई बराबर 0 इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पर सिर्फ वाई का वैल्यू एक्स नियामक 0। अगर यहाँ एक्स बराबर 0 तो कह सकते हो इतना इज द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। क्लियर है? एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक्स का वैल्यू वाई का मान 0, वाई एक्सिस पर सिर्फ वाई का वैल्यू एक्स का मान 0। क्लियर? अब बताओ, अगर यह एक प्लेन है, इस प्लेन को अगर हम 4 भाग में डिवाइड किया तो मान लो यह भी एक नंबर लाइन है। अगर यह बीच में 0 है और जितने आगे +1 उतने पीछे -1, अगर यहाँ 2 तो यहाँ -2, इस तरह से बहुत सा वैल्यू इस संख्या रेखा पर हो सकता। अगर मान लो यह एक वर्टिकल लाइन है, अगर बीच में 0, जितने ऊपर प्लस उतने नीचे माइनस, अगर यहाँ 2 तो यहाँ -2, इस तरह से बहुत सा वैल्यू आप दर्शा सकते हो इस एक्सिस पर। यहाँ तक क्लियर सभी आदमी को? क्लियर है? तो आगे बढ़ा जाए। आज तो लाइव क्लास नहीं है बाबू, जिसको डाउट हो आप फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। अब बताओ, आपने यहाँ पढ़ा होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हिंदी होता उभयनिष्ठ बिंदु। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही कहीं कहीं लिखा रहता वर्टेक्स या कॉमन पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसे कहते हो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डिफिनीशन है, यदि 2 रेखा एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करेगा उसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता। क्लियर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डिफिनीशन हो गया कि मान लो यह एक लाइन है, कैसा लाइन है मालूम नहीं, लेकिन यह एक लाइन है और दूसरा यह लाइन है, दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट किया, इसी पॉइंट को कहा जाता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका डिफिनीशन लिख लेना, इफ एनी two lines cuts to the fixed point to each other, तब कहेंगे then या fixed point is called point of इंटरसेक्शन। क्लियर? यदि 2 रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर कट करे उसी कटान बिंदु को उभयनिष्ठ बिंदु कहा जाता। क्लियर है यहाँ तक? यदि 2 रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर कट करे उसी कटान बिंदु को उभयनिष्ठ बिंदु कहा जाता। ऐसा भी तो हो सकता कि अगर मान लो 2 लाइन ना हो के अगर 2 कर्व हो, कर्व का मतलब टेढ़ी मेरी रेखा इज द कर्व। कर्व का डिफिनीशन होता है कि टेढ़ी मेरी रेखा इज द कर्व। यह कोई भी कर्व है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आप कह सकते हो कि यदि 2 कर्व एक दूसरे को
जिस पॉइंट पर कट करता है उसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कहा जाता है। यदि दो रेखा या यदि दो कर्व एक दूसरे को जिस बिंदु पर कट करे उसी कटान बिंदु को उभयनिष्ठ बिंदु कहा जाता। क्लियर? अब यहाँ पर आता है एंगल। एंगल किसे कहते? अब बताओ, एंगल का हिंदी होता कोण। एंगल मुख्य रूप से दो रेखा के बीच में, दो रेखा एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट किया, इस पॉइंट को कह दिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और हमेशा दो रेखा के बीच में यह जो थीटा है ना, यही थीटा को एंगल कहा जाता। थीटा इज द स्टैंडर्ड एंगल। हमेशा दो लाइन के बीच एक एंगल हो सकता। क्लियर है? अब बताओ, यहाँ एंगल मुख्य रूप से दो प्रकार का होता। एक होता है पॉजिटिव एंगल और दूसरा होता निगेटिव एंगल। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक और निगेटिव का मतलब ऋणात्मक एंगल। क्लियर? पॉजिटिव का हिंदी होता धनात्मक कोण और निगेटिव का मतलब होता ऋणात्मक कोण। अब बताओ, पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल किसे कहते? तो ध्यान देना, ये सब बेसिक चीज बता रहे हैं ताकि यहाँ पर यूज हो तो दिक्कत ना हो समझने में। तो आज का यह बेसिक क्लास यानी एक क्लास हम लोग को 20 क्लास कम कर देता। लेकिन आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, जो 11-12 में फार्मूला पढ़ा होगा उस फार्मूला को थोड़ा देख लेना। मान लो यह OX एक इनिशियल लाइन है, प्रारंभिक रेखा है यानी 0 डिग्री पर है। यह OX एक इनिशियल लाइन है और यह OP एक मूविंग लाइन है। यह ऊपर के तरफ गया तो एंटी क्लॉक, नीचे के तरफ गया क्लॉकवाइज। अगर ऊपर जाएगा तो प्लस थीटा, नीचे जाएगा तो माइनस थीटा। ऊपर जाएगा तो इसको कह देंगे पॉजिटिव एंगल और नीचे जाएगा तो इसको कह देंगे निगेटिव एंगल। तो एंगल मुख्य रूप से दो प्रकार का होता, पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल। याद करो ना, आपने पढ़ा था बच्चा में ना, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन मतलब ऊपर, ऊपर मतलब प्लस, अवनमन मतलब नीचे यानी माइनस। इसी को कहा जाता था एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? तो एंगल मुख्य रूप से दो प्रकार का, पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल। अगर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, ऊपर जाएगा तो एंटी क्लॉक, नीचे जाएगा तो क्लॉकवाइज। तो आप याद रखना बाबू, अगर ऊपर गया तो इसको कह देंगे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव। यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा धनात्मक होता। और नीचे की तरफ जाएगा तो इसको कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी निगेटिव। यानी आप याद रखना कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा धनात्मक होगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा ऋणात्मक होगा। यानी एंगल मुख्य रूप से दो प्रकार का होता, पॉजिटिव और निगेटिव। यहाँ तक क्लियर है? अब बताओ, यहाँ पर आता है, हम लोग जानते भी थे 11 में आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेंट चैप्टर
क्वाड्रेंट का हिंदी होता था पाद। क्वाड्रेंट किसे कहते हैं? तो हम लोग जानते थे कि त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से 3 रेशियो साइन, कॉस और टेन, 3 इसका रेसिप्रोकल पढ़ा होगा 11, 12। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता उल्टा विपरार्थक विलोम। तो साइन का रेसिप्रोकल होता कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉस। कुल मिला के यह 6 निष्पत्तियाँ पूरे त्रिकोणमिति इसी 6 निष्पत्तियाँ पर आधारित है। साइन, कॉस, टेन। 3 इसका रेसिप्रोकल हो गया कॉसेक, सेक और कॉस। क्लियर? अब बताओ, हम आपको क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा यहाँ बता रहे थे कि पूरे त्रिकोणमिति इसी 6 निष्पत्तियाँ पर आधारित है। साइन, कॉस, टेन। 3 इसका रेसिप्रोकल हो गया भैया कॉसेक, सेक और कॉस। कुल मिला के 6। अब बताओ, हम यहाँ पर कहा एक्सिस। तो एक्सिस का हिंदी होता अक्ष। अभी आपने देखा यह जो हॉरिजॉन्टल लाइन लिया था, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता एक्स एक्सिस। यह जो वर्टिकल लाइन था इसको कहते वाई एक्सिस। यानी एक्सिस 2 प्रकार का, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लेकिन अब यहाँ पर आता है कि एक्सिस मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऑब्लिक्यू एक्सिस और दूसरा होता रेक्टेंगुलर एक्सिस। देखो, ऑब्लिक्यू एक्सिस किसे कहते और रेक्टेंगुलर एक्सिस किसे कहते? ये ऑब्लिक्यू एक्सिस का हिंदी होता वक्राकार अक्ष और रेक्टेंगुलर का हिंदी होता आयताकार अक्ष। क्लियर? हम लोग को सिर्फ यह रेक्टेंगुलर एक्सिस ही पढ़ना, ऑब्लिक्यू एक्सिस नहीं पढ़ना, लेकिन जानकारी होना चाहिए। क्लियर? जनरली हम लोग को पढ़ना था रेक्टेंगुलर एक्सिस, ऑब्लिक्यू एक्सिस नहीं पढ़ना, लेकिन नॉलेज होना चाहिए। कभी भविष्य में किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा या लाइफ में शादी विवाह करोगे और आपसे पूछेगा भैया कहाँ तक पढ़ाई किया है, तुम कहेगा मैथ से ऑनर्स किया है। या इंटरव्यू में छोटा छोटा चीज़ सब पूछा जाता है जिसको हम एवॉइड करके चलते हैं। तो जानकारी होना चाहिए, इसलिए थोड़ा हम आपको जानकारी दे रहे हैं। यह ऑब्लिक्यू एक्सिस का हिंदी होता वक्राकार। नाम से लगता ही खराब है, इसलिए यह पढ़ना नहीं है, सिर्फ हम लोग को रेक्टेंगुलर एक्सिस पढ़ना है। लेकिन कहते किससे हो बाबू? ऑब्लिक्यू एक्सिस। व्हाट ऑब्लिक्यू एक्सिस, व्हाट रेक्टेंगुलर एक्सिस, थोड़ा जानकारी होना चाहिए। तो हम आपको यहाँ बता रहे हैं ऑब्लिक्यू एक्सिस किसे कहते हैं और रेक्टेंगुलर एक्सिस किसे कहते हैं, का ध्यान दीजिएगा। यह है ऑब्लिक्यू एक्सिस का परिभाषा होता अगर 2 एक्सिस के बीच अगर 90 डिग्री का कोण ना हो, जैसे मान लो यह है एक्स एक्सिस और यह वाई एक्सिस, यह ओरिजिन है, यह एक्स है, यह एक्स डैश है, यह वाई है और यह वाई डैश, इसके बीच में यह कोण थीटा
बराबर नहीं है 90। अगर 90 होता तो यह रेखा ऐसे ना होके और ऐसे होता। यहाँ से मालूम चल गया यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, दो एक्सिस के बीच 90 डिग्री का कोण नहीं, या तो 90 डिग्री से कम हो या 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तो वैसे एक्सिस को ऑब्लिक्यू एक्सिस कहा जाता। क्लियर डिफिनीशन। अगर दो एक्सिस के बीच 90 डिग्री का कोण ना हो तो वैसे एक्सिस को ऑब्लिक्यू एक्सिस कहा जाता। क्लियर है डिफिनीशन, लिख लिया जाए। इफ थीटा बराबर नहीं है 90 डिग्री तो कहेंगे देन एक्सिस आर said to be an oblique axis। अगर दो एक्सिस के बीच 90 डिग्री का कोण ना हो तो वैसे एक्सिस को ऑब्लिक्यू एक्सिस कहा जाता। क्लियर। तो आगे बढ़े। देखो ऑब्लिक्यू एक्सिस के बाद अब यहाँ पर आता है रेक्टेंगुलर एक्सिस। तो रेक्टेंगुलर एक्सिस किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। रेक्टेंगुलर एक्सिस नाम से ही लगता, रेक्टेंगुलर का मतलब आयत। याद करो ना, आपने बच्चा में पढ़ा था रेक्टेंगुलर का शेप यह होता था, यह दो एडजेसेंट साइड के बीच यह जो कोण होता 90 डिग्री का कोण होता। क्लियर। तो रेक्टेंगुलर एक्सिस किसे कहते हैं, आप याद रखोगे। अगर दो एक्सिस के बीच अगर 90 डिग्री का कोण होगा तो वैसे एक्सिस को ऑब्लिक रेक्टेंगुलर एक्सिस कहा जाता। मान लो यह एक प्लेन है, इसको 4 भाग में डिवाइड किया, यह ओरिजिन है, यह एक्स है, यह एक्स डैश, यह वाई डैश, इसके बीच यह कोण थीटा बराबर है 90 डिग्री। क्या लिखोगे, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन एक्सिस आर said to be a rectangular axis। क्लियर। अगर दो एक्सिस के बीच 90 डिग्री का कोण होगा तो रेक्टेंगुलर एक्सिस। अगर दो एक्सिस के बीच 90 डिग्री का कोण नहीं होगा तो ऑब्लिक्यू एक्सिस। लेकिन हम लोग को सिर्फ यही रेक्टेंगुलर एक्सिस पढ़ना है। तो आज सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ बता रहे थे ताकि आपके अंदर भी वह जोश जुनून पैदा हो सके। चलिए अब याद करो, आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला चैप्टर पढ़ा होगा पॉइंट के बारे में। तो मान लो यहाँ पर है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का हिंदी होता नियामक। क्या? कोऑर्डिनेट का हिंदी होता नियामक। कोऑर्डिनेट मुख्य रूप से दो प्रकार का होता। एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और दूसरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट। हुआ कार्टेशियन का हिंदी होता था
कार्तीय नियामक और पोलर का हिंदी होता था ध्रुवीय नियामक। पढ़ा होगा 11-12, यहाँ यूज पढ़ता इसे बता रहा हूँ। कार्टेशियन हमेशा x और y में होगा और पोलर r और थीटा में होगा। मतलब दोनों अगर अंक में रहे तो कार्टेशियन एगो अंक एगो एंगल रहे तो पोलर। तो आप याद रखना कार्टेशियन का मतलब xy, पोलर का मतलब r थीटा। इसी को हम मेंशन कर रहे हैं, सिलेबस में प्रवेश कर चुके हैं। अब बताओ, यह एक प्लेन है, इस प्लेन को अगर हम 4 भाग में डिवाइड किया इस तरह से, यह ओरिजिन है, यह x है, यह x डैश है, यह y है और यह y डैश है, 90-90 का कोण। मान लो यह OX, यह एक इनिशियल लाइन है। इनिशियल लाइन कहने का मतलब यह प्रारंभिक रेखा है और यह 0 डिग्री पर है। तो मान लो यह OX एक इनिशियल लाइन है, यह OP एक मूविंग लाइन है, ऊपर के तरफ जाएगा तो प्लस थीटा, जिसको हमने अभी कहा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव। और नीचे के तरफ गया P डैश, यह हो गया माइनस थीटा यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी नेगेटिव। तो मान लो अगर ऊपर के तरफ गया, इसलिए इसको मेंशन किया गया, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, यह हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और यह हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब 2 एक्सिस से 4 क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? अब बताओ, यह एक प्लेन है, इसको अगर हम 4 भाग में डिवाइड कर दिया, यह फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और यह हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? अब बताओ ना, यह पूरा अगर लेते हो, यह 360 है, इसको 4 भाग में डिवाइड किया तो 90-90-90 का कोण बना। अगर यह फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इधर x का मान पॉजिटिव और y का मान भी पॉजिटिव, यानी आप कह सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का मान पॉजिटिव और y का मान पॉजिटिव। अगर यह सेकेंड क्वाड्रेंट है, इधर x का मान निगेटिव, बताया था मैंने, डैश का मतलब निगेटिव और डैश नहीं है तो पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में x का मान निगेटिव और y का मान पॉजिटिव। यह थर्ड क्वाड्रेंट है, जब x का मान निगेटिव, y का मान निगेटिव, यानी x लेस देन 0 और y लेस देन 0। यह फोर्थ क्वाड्रेंट है, जब x का मान पॉजिटिव, y का मान निगेटिव, यानी x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0। क्लियर? आपने पढ़ा होगा 11-12 में। यानी यह फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब यह भी कह सकते हैं कि इसमें प्लस और प्लस का साइन होगा, इसमें माइनस और प्लस का साइन होगा, इसमें माइनस माइनस का साइन होगा और इसमें प्लस और माइनस का साइन। तो कोई भी पॉइंट अगर ऑर्डर पेयर में है, मान लो अगर यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पहले x होगा तो y होगा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो -x और y, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में तो -x और -y, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो x और माइनस। हम जानते थे किसी भी संख्या के पीछे अगर कोई साइन ना हो तो पॉजिटिव होगा, अगर साइन लगा हुआ है तो मालूम चल जाएगा प्लस है कि माइनस।
तो एक्स वाई का वैल्यू देखकर तुम पकड़ सकते हो कि वह पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। क्लियर। 2 एक्सिस से 4 क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। किस क्वाड्रेंट में किसका मान प्लस होगा, किसका मान माइनस होगा, आप जानते हैं। क्लियर। पर आगे देखा जाए, मान लो यह एक प्लेन है, इस प्लेन को अगर हम 4 भाग में डिवाइड कर दिया इस तरह से, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब मान लो यह फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो तो यह पूरा कोण अगर 360 है, यह 0 डिग्री पर है, बढ़ते गए अगर यहाँ तक गया तो यह 90 डिग्री है, या फिर 180 डिग्री, यह हो गया 270 डिग्री, फिर यह हो गया 360 डिग्री। क्लियर। तो अब बताओ, अगर 0 डिग्री पर है, इस संख्या रेखा पर है, 0 से अगर ज़्यादा होगा तो आगे और कम होगा तो पीछे, यानी माइनस। यह 90 डिग्री पर इस पर है, 90 से कम तो इधर, 90 से ज़्यादा तो इधर। तो अब मान लो बाउंड्री लाइन याद अगर रखते हो तो कहाँ से कहाँ तक एंगल किस क्वाड्रेंट में। अगर 0 डिग्री पर है तो ये एक्स एक्सिस पर है, और 0 से थोड़ा भी अगर ज़्यादा होगा तो ऊपर होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ से याद रख सकते हैं कि 0 से अगर 90 के बीच होगा तो वह फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 के बीच होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 के बीच होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 के बीच होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं तो जरा 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, यह हो गया 90 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 180 डिग्री, यह हो गया 180 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 270 डिग्री, यह हो गया 270 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 360 डिग्री। इससे यह निष्कर्ष निकला, अगर 0 से 90 के बीच होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 के बीच होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर। 180 से 270 के बीच होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 के बीच होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कहाँ से कहाँ तक वैल्यू किस क्वाड्रेंट में मालूम चल गया यहाँ से। अब पार्टिकुलर कौन कौन एंगल किस किस क्वाड्रेंट में, थोड़ा ध्यान देना। बताओ, यह एक प्लेन है, इस प्लेन को अगर हम 4 भाग में डिवाइड कर दिया तो यह 0 डिग्री पर, 0 से ज़्यादा तो प्लस थीटा, 0 से कम तो माइनस थीटा। यह 90 है, 90 से कम तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा इज द स्टैंडर्ड एंगल। 90 से ज़्यादा तो 90 प्लस थीटा, 180 को तो इस पर बाउंड्री लाइन सिर्फ याद रखना, 180 से कम तो हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और यह हो जाएगा 180 प्लस थीटा। इधर लोगे जगह 270 माइनस थीटा, यह हो गया 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। यानी आपको याद रखना है बाबू कि थीटा 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा also माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। तो कौन कौन एंगल किस क्वाड्रेंट में यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखो यह एक प्लेन है, इस प्लेन को अगर हम 4 भाग में डिवाइड किया
तो 2 एक्सिस से 4 क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन होता है। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। लेकिन आप लोग जानते थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो विल बी पॉजिटिव। पढ़ा होगा 11 में, क्या कहेंगे? ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो विल बी पॉजिटिव। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी का मान धनात्मक। सभी का मतलब त्रिकोणमिति में क्या होगा? साइन, कॉस और टेन। 3 इसका रेसिप्रोकल, कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉस, छब्बों का पॉजिटिव। प्रूफ है 11 में, लेकिन हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, यहाँ यूज पड़ता इसे समझा रहे थे। लेकिन आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, आज पहला क्लास है, आज से पुनः हम आपको लाइव क्लास आए हैं। लेकिन आज किसी कारण बस लाइव नहीं हो पाया, तो वीडियो रिकॉर्ड करके आपके ग्रुप में सेंड करेंगे। लेकिन लाइव क्लास होगी 1 दिन के बाद। अब बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो विल बी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में याद करो ओनली 4, सिर्फ साइन होगा, इसका उल्टा कॉसेक आर पॉजिटिव but other will be negative। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का मान पॉजिटिव, शेष का मान निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली 4, tan या cos आर पॉजिटिव but other will be negative। फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली 4 कॉस होगा, उसका सेक आर पॉजिटिव बट अदर विल बी निगेटिव। क्लियर? फिर आप याद करो कि 90 और 270 में वैल्यू चेंज होगा, 180 और 360 में वैल्यू चेंज नहीं होगा। ये सब आप 11 में पढ़ा होगा, थोड़ा देख लेना। अब मैंने हम चले थे, कोऑर्डिनेट 2 प्रकार का होता, कार्टेशियन और पोलर। तो कार्टेशियन का मतलब XY और पोलर का मतलब R थीटा। तो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कार्टेशियन और पोलर में क्या संबंध है। यहाँ सब है कि मानना रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर। कार्टेशियन और पोलर में क्या संबंध है, तो फिर इसको अगले क्लास में लेकर आएंगे। यहाँ से सिलेबस शुरू है हम लोग का। सिर्फ आपको दिया कि होमवर्क में थोड़ा फार्मूला देख लेना। यह हो गया कार्टेशियन एंड पोलर। कार्टेशियन और पोलर में क्या संबंध है। तो आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।